तो इंदौर में एक लड़के ने सुसाइड किया। रात को 2:30 बजे उसने सुसाइड किया। इंजीनियरिंग स्टूडेंट था बीटेक का। और फिर जब मैं गया उसके बैकग्राउंड में तो 1:30 बजे उसने 2 बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन थे, एक पश्चिम बंगाल एक मुंबई। देन आई वेंट टू द चैट हिस्ट्री, तो उसमें ये पाया गया कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप होते हैं, वो लगातार खेलते रहे। When you meet so many of people, सर ये साइबर क्राइम में ऐसा आता है कि लोग इसमें शर्माते हैं और ह्यूमिलिटी फील होती है कि लाइक हम बेवकूफ़ बन गए। तो सर उनके माइंडसेट का सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर जाके अप्रोच कर सकते हैं? मैं हमेशा अपने सेशन में ये भी बताता हूँ कि अपने जो इंडिया में इस तरह का, अपनी सोसाइटी में इस तरह का सिंड्रोम है, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। ये क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कई बार इतना इंडिविजुअली होता है कि लोग किसी से, ना तो फ्रेंड से ना फैमिली में शेयर नहीं कर सकते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। AI is taking the place of humans। टीचर्स बोलते थे कल ये लिख के लाना है, इस पे ऐसे हम सोच रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, दादी से पूछ रहे हैं, किसी दूसरे टीचर से पूछ रहे हैं, दोस्त से पूछ रहे हैं, अब किसी से नहीं पूछना। चैट जीपीटी, अब चैट जीपीटी जैसा ही फ्रॉड जीपीटी है। फ्रॉड जीपीटी क्या होता है? मेरे पास आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल है, आपकी एज है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है मेरे पास, मैं फ्रॉड जीपीटी में डालूंगा तो फ्रॉड जीपीटी आपको बता देगा कि इस इन्फॉर्मेशन में कितने टाइप के फ्रॉड आप कर सकते हो इनके साथ। सो लाइफ इज लाइक दैट। एंड सर लास्ट क्वेश्चन, आज तक की सर आपकी कोई फेवरेट मूवी या फेवरेट लाइन जिसने आपको अभी तक मोटिवेट करा है? इनटू द वाइल्ड। इनटू द वाइल्ड में एक सेंटेंस है, हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। जय माता दी गाइज, वेलकम टू द फोक्स ऑफ इंडिया। टुडे इट्स अ प्लेजर टू हैव मिस्टर राजेश दनोतिया सर, हु इज एडिशनल DCP, क्राइम ब्रांच इंदौर। So first of all, thank you so much, sir, for giving your precious time and coming. Thank you, Devraj. Thank you. It's my pleasure. Like guys, today, as you know, the sir is additional DCP, but he has got his interest in the field of cybercrime, digital securities, or how the things are actually working in technology arena, right, sir? Right. Sir, can you please give a brief description about how you get into the cybercrime arena? Basically, when I was additional SP ग्वालियर, crime branch में ही था वहाँ पर ग्वालियर में, just few years back 2022. तो I got a news कि उसमें एक साइबर फ्रॉड हुआ था एक फैमिली के साथ। उन्होंने एक लोन लिया था और इंस्टेंट लोन ऐप को डाउनलोड किया अपने मोबाइल में, और उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल किया जाने लगा, बहुत पैसा मांगे जाने लगा। और जब पैसा नहीं दिया गया तो उसके जो वीडियो थे, फ़ोटो थे, उनको मॉर्फ करके, कुछ तो रेडीमेड मिल गए थे, उनको वायरल कर दिया और उसको ब्लैकमेल करने लगे। तब वो परेशान हो गया, सोशल ह्यूमिलिएट महसूस करने लगा अपने आप को। जब ह्यूमिलिएटेड महसूस किया उसने, तो उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ, 2 बच्चों के साथ और पत्नी के साथ सुसाइड कर लिया। देन आई रियलाइज कि अगर उसको ये पता होता कि ये साइबर फ्रॉड है, ये जस्ट अनदर क्राइम, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, इस पे भी ओवरकम किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसका भी सॉल्यूशन है, तो वो ये स्टेप नहीं लेता। तब मुझे ऐसा लगा कि ये ज़रूरी है कि अब हम साइबर क्राइम अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि केवल अगर इससे साइबर क्राइम इट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑल ओवर द ग्लोब। अगर हम देखेंगे इससे फाइट करने का केवल एक ही जो बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है, दैट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम। तो उसी दिन से मैंने सोचा कि लोगों के बीच जाकर मैं सेशंस लूँ, और वो मेरा पहला सेशंस मार्च 23 को मैंने शुरू किया था 2022 में, और अभी तक मैं 309 सेशंस ले चुका हूँ। और सभी जगह जिसमें कि न केवल अगर आप कॉलेजेस देखेंगे तो सारे कॉलेज, IIT, IIM या मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, काफ़ी स्कूल्स में भी, इसके अलावा एसोसिएशन जो होती हैं, जो व्यापारिक जो बिजनेस एसोसिएशंस होती हैं, इसके अलावा डॉक्टर एसोसिएशन होती है, बैंकों में, एयरपोर्ट पर, मतलब जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, मैं आई यूज्ड टू गो, कहीं भी चला जाता हूँ। इवन एक कोचिंग में भी चला जाऊँगा। कई बार जो ऐसा जो एरिया होता है जहाँ काफ़ी लोअर क्लास का जो एरिया होता है, वहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हर व्यक्ति इस बारे में जाने, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। सो लाइक सर, जब अपन बात करते हैं, व्हेन यू मीट सो मेनी ऑफ पीपल, सर ये साइबर क्राइम में ऐसा आता है कि लोग इसमें शर्माते हैं और ह्यूमिलिटी फील होती है कि लाइक हम बेवकूफ़ बन गए। तो सर उनके माइंडसेट का सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर जाके अप्रोच कर सकते हैं? बेसिकली मैं हमेशा अपने सेशन में ये भी बताता हूँ कि अपने जो इंडिया में इस तरह का, अपनी सोसाइटी में इस तरह का सिंड्रोम है, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। तो लोगों को ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, यही पंडित जी जा रहे हैं, यही गुप्ता जी जा रहे हैं, यही शर्मा जी जो निपट गए, बेवकूफ़ बन गए। तो बेसिकली लोग क्या कहेंगे, अगर हम किसी भी चीज़ को रिपोर्ट नहीं करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो वो बात आपके सामने नहीं आएगी, तो आप उसको फिर वो प्रॉब्लम के रूप में ही बाहर नहीं आएगी, तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मैं लोगों को बताता हूँ, और अब लोग ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने इंदौर में आके मैंने देखा है, सेक्सटोर्सन एक ऐसी कंप्लेंट होती है। सेक्सटोर्सन के बारे में बताऊं कि किसी लड़के का या किसी बुजुर्ग का न्यूड वीडियो बना लिया जाता है, फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है,
और मैं यहाँ सरप्राइज था कि एक सिस्टर अपने भाई को लेके आई थी कि देखिए सर ये शर्मा रहा था, जबकि ये फ्रॉड है और ये बहुत डरा हुआ था और मैंने इसको लेके आई हूँ। एक पत्नी अपने पति को लेके आई, एक पुत्र अपने पिता को लेके आया। तो ये मुझे लगा कि इट मीन्स इस मतलब कहीं ना कहीं लोग अवेयर हो रहे हैं। अवेयर होने के साथ साथ लोग अब थोड़ा सा फील फ्री, जरूर थोड़ा सा शाय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बात को शेयर कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कई बार इतना इंडिविजुअली होता है कि लोग किसी से, ना तो फ्रेंड से, ना फैमिली में, ना किसी भी अपने रिश्तेदार से शेयर नहीं कर सकते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और इस तरह की कई सुसाइड्स भी होते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा, मैं चूँकि किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, बट इंदौर में ही एक केस का मैं स्टडी कर रहा था। तो इंदौर में एक लड़के ने सुसाइड किया, रात को 2:30 बजे उसने सुसाइड किया। इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, बीटेक का। और फिर जब मैं गया उसके बैकग्राउंड में, तो 1:30 बजे उसने 2 बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन थे, एक पश्चिम बंगाल, एक मुंबई। देन आई वेंट टू द वो चैट हिस्ट्री सारी उसमें रिकवर की, तो उसमें ये पाया गया कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप होते हैं, वो लगातार खेलते रहे। तो आजकल जो बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता वो रीजन क्या है, और हम बहुत ज़्यादा इतने अवेयर भी नहीं है कि इसका साइबर क्राइम भी एक रीजन हो सकता है। बट सर्टेनली यहाँ पर मैंने कुछ केसेज बच्चों के ऐसे देखे जिसमें ड्यू टू साइबर क्राइम, चूँकि वो किसी से शेयर नहीं कर पाए, सेक्सटोर्शन वाले में तो वीडियो बन जाता है, तो व्यक्ति इतना ह्यूमिलेट महसूस करता है इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और रेपुटेशन कि वो कहीं शेयर नहीं कर पाता। तो निश्चित रूप से ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास, और जो मैं देख रहा हूँ, अगर आप 2022 का 2022 जब मैंने स्टार्ट किया था और अब 2024 एंडिंग में जो मैं देख रहा हूँ, चीज़ें काफ़ी बदली हैं। लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे एनसीआरपी का जो रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसमें मोर देन 10,000 कंप्लेंट पर डे ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर्ड हो रही है। और हमारे क्राइम ब्रांच में पर डे 35 to 40 कंप्लेंट्स आ रही हैं। ओके, सो लाइक अब से अगर अपन लाइफस्टाइल या रूटीन की बात करें, जो आपके से पोस्ट है, तो लोग जब देखते हैं तो काफ़ी ग्लोरियस और काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है कि लाइक ऐसी लाइफ होनी चाहिए। बट सर, अगर आपके वर्ड्स में पूछूं कि 3 words विच विल यू यूज टू डिस्क्राइब योर लाइफ, सो क्या होंगे? लिव लाइफ किंग साइज। ओके, लिव लाइफ किंग साइज। या सर, दिस इज अबाउट द परसेप्शन और थॉट प्रोसेस दैट यू होल्ड अबाउट योर सेल्फ। या आई थिंक सो। बेसिकली मैं अगर आपको देखूँ, लाइफ को हमेशा आप ऐसे ही लेना चाहिए जैसे आपके सामने आती है। बहुत प्लानिंग से कुछ नहीं होता। मैं अगर प्लानिंग करता हूँ तो आज की जैसे कल मैंने सोचा कि पॉडकास्ट करना है, उसके बाद फिर मुझे ब्रीफिंग करनी प्रेस की, फिर 2 कॉल्स आ गए कैसे संडे को बैठेंगे क्या, क्योंकि एक का व्हाट्सएप हैक हो गया है और एक लड़की को कोई परेशान कर रहा है अननोन नंबर से। तो मैंने उनको टाइम दिया है 1 बजे का, जो कि मुझे मालूम है 1:30 हो जाएगा, और प्रेस पे। तो मेरा इतनी प्लानिंग है। और एक मेरा सेशन है 20 सेकेंड का, बस मेरा इतना फोकस है। अब मेरा इतना फोकस नहीं है कि 309 सेशन हो गए हैं, इस वीक तक मैं 315 कर लूँगा, ये मेरा कोई फोकस नहीं है। तो सबसे पहले बी इन प्रेजेंट, एंड सेकंड, हर व्यक्ति पर दया दिखानी चाहिए, हर व्यक्ति, क्योंकि आप जो व्यक्ति आपके सामने है वो अंदर से कितना परेशान, अपने खुद के जीवन में ही कितनी समस्याओं से जूझ के आपके सामने आया है। तो हर व्यक्ति के लिए सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशान है, उसका द्वंद्व अलग चल रहा है, उसका संसार अलग है, क्योंकि हर जितने व्यक्ति हैं उतने संसार हैं, उतने वर्ल्ड हैं। मतलब आपका वर्ल्ड अलग है, मेरा वर्ल्ड अलग है, तो उतने संसार हैं। और हर व्यक्ति अपने संसार में द्वंद्व में ऑलरेडी डूबा हुआ है, परेशान है। तो कम से कम उसको आप सिंपैथेटिक और उसकी तरफ दया दिखाएंगे तो थोड़ा सा उसके साथ आप न्याय कर पाएंगे। ओके, एंड सर, लाइक कि जब अपन बात करते हैं एआई की बात कर रहे हैं, सो एआई वेव इज़ देयर, सो सर देयर इज अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर इज थ्रेट्स आल्सो। सो उस डायरेक्शन में आप क्या सोचते हैं कि अब साइबर क्राइम पे, क्योंकि अब आपके पास भी अच्छे टूल्स आएंगे फॉर श्योर टू डील विद थिंग्स, तो अब आपको कैसा लगता है कि वो चीज़ बढ़ेगी या फिर कम होगी? देखिए, चीज़ें बढ़ेंगी ही, डिजिटल वर्ल्ड में सारी चीज़ें बढ़ेंगी। एआई से क्राइम बहुत बढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम देखेंगे, जो क्रिएटर्स हैं वो हम नहीं हैं, जो क्रिएटर्स हैं वो क्रिमिनल्स हैं। हम तो जब वो क्राइम करते हैं फिर देखते हैं बेसिकली बग्स क्या होते हैं, बग्स यही तो होते हैं, अच्छा ये नहीं आया, इसको ऐसे हम करेंगे, तो दे आर द क्रिएटर्स। तो जो क्रिएटर्स हैं वो कौन है? क्रिमिनल्स। तो वो सदैव आपसे आगे रहे, हमेशा आगे रहते हैं। फिर आप सोचते हैं डिजिटल अरेस्ट से इतने केस आ रहे हैं, आप कैसे कंट्रोल करें, एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, सब जगह अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, बैंकों में बता रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी हो रहे हैं ना, डिजिटल अरेस्ट कंसेप्ट वो लेके आए, अब आप उससे कम्पैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली दे आर द क्रिएटर। तो आप ये मान के चलिए, पूरी लाइफ हमारी, अगर हम देखेंगे साइबर क्राइम को, जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, जैसे कंप्लीट डिजिटलाइजेशन हमारा हो जाएगा,
आप मान के चलिए साइबर क्राइम बढ़ेंगे घटेंगे बिल्कुल नहीं, ये लगातार बढ़ रहे हैं, एक रेशियो बढ़ रहे हैं। जितना डिजिटल वर्ल्ड हमारी लाइफ होती चली जा रही है, डिजिटल लाइफ, उतने ही साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। तो एआई के जरिए साइबर क्राइम और तेजी से बढ़ेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। बट अगेन मैं कहता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज गिवन अस ग्रेट ईज एंड कंफर्ट इन आवर डे टू डे लिविंग, but this comfort has also been given to the criminals for carrying out their nefarious activities. Yes sir. And sir like अभी आपके ऐसे इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, so everything is there. But जब आप घर पर जाते हैं तो आपका अपने माइंड को स्विच कैसे करते हैं कि दिन भर एक अलग वर्ल्ड में है और अब शाम को घर पे अलग वर्ल्ड में स्विच कर नहीं पाते हैं, इसलिए झगड़ा होते रहते हैं। या मेरी वाइफ भी पुलिस में है। ओके। बट ये है कि वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बेसिकली। कई बार आप इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप स्विच कर पाओ, और स्विच तो केवल आप बटन को ही कर सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकल है, नॉन लिविंग है। आप लिविंग होते हो। जैसे मैं आपको केस बताता हूँ। एक लड़की मेरे पास आई, अभी उसका केस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो वो लड़की आई, उसके साथ क्या क्राइम हुआ, उसने अपनी बहुत मेहनत से, उसे कैंसर हो गया। उसके फादर ने उसकी बहुत मदद की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की। तो पिता ने उसकी काफ़ी मदद की और उसको कैंसर से मतलब जो मेडिसिन्स होती हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, पूरी प्रोवाइड कराई, मतलब पूरी मदद की उसकी। और लड़की काफ़ी हिम्मत थी उसमें, उसने ओवरकम कर लिया उस कैंसर से। दैट्स फाइन। फिर उसने सोचा कि पिता की अब मैं कुछ मदद करूं, क्योंकि पिता ने इतना मतलब पैसा, तो उसने 20 लाख का लोन लिया। फिर कुछ अपने फ्रेंड से लिए, ऐसे 32 लाख का उसने ट्रेडिंग की। वो 32 लाख का फ्रॉड हो गया, साइबर फ्रॉड। तो बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान। तो आप जब इस केस को सुनते हो, एक तो वैसे ही परेशान, फिर उसके बाद उससे निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए 32 लाख का फ्रॉड हो गया। अब जो EMI बैंक की अलग स्टार्ट हो गई है, तो वो लाइफ कितनी। तो आप एकदम, आपके साथ इंसिडेंट हुआ, फिर उसके तुरंत बाद आप घर गए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जो देखते हो, आप जैसा खाते हो वैसे ही विचार होते हैं। तो आप जैसा सुनते हो, जैसा देखते हो, वैसे ही आपकी लाइफ होती है। तो कहीं ना कहीं आती है। लेकिन मेरी वाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोशिश करती है कि मैं नॉर्मल रहूँ। कुछ टीवी पे लगा देती है, जैसे मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ तो क्रिकेट लगा देती है। बाकी 5.5 साल का बच्चा है, उसके साथ काफ़ी अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट बहुत खेलता हूँ मैं। एंड सर व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हाट आर द 2 or 3 थिंग्स दैट यू डू ऑन अ डेली बेसिस? तो अगर जो भी यूथ देख रहा है तो उनको उनकी डेली लाइफस्टाइल में हेल्प करेगी, तो वो क्या होगी? 2 बातें। 2 या उससे भी ज़्यादा सर? 2 बातें तो कम से कम, मिनिमम 2। हाँ। पहला तो ये है कि जब आप बेड पर लेटे हुए हैं, वैसे तो जल्दी उठ जाए तो अच्छी बात है, पर मैं नहीं उठ पाता हूँ। तो फिर मैं जैसे ही उठता हूँ तो दिन भर में मुझे क्या करना है, पूरे दिन में उसकी एक पिक्चर बना लेता हूँ, सिनॉप्सिस बन जाती है। नंबर 1 मुझे इससे बात करनी है, नंबर 2 मुझे ये करना है, नंबर 3 इसमें FIR करानी है, नंबर 4 अच्छा उस विक्टिम से मिलना है, नंबर 5 उस फ्रेंड को फ़ोन करना है क्योंकि उसका 2 दिन पहले मिस्ड कॉल था। तो सबसे पहले तो मैं सिनॉप्सिस बनाता हूँ, जिससे मुझे उस दिन में फिर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, क्योंकि जब मैं उठ नहीं रहा हूँ, लेटा हुआ हूँ, 10-15-20 मिनट नींद खुलने के बाद अक्सर मैं लेटा ही रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। तो कुछ और सोचूं, इससे अच्छा मैं दिन की सिनॉप्सिस की तैयारी करूँ कि मुझे उठ के कितने बजे निकलना है, तो उसकी तैयारी करता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है। और दूसरा, एक हमेशा ये सोचना, आज कोई ऐसा काम जिस कार्य को करने में मेरे द्वारा किया गया और किसी दूसरे को फ़ायदा हुआ, ऐसा कोई कार्य। क्योंकि हम सुबह से निकलते हैं अपने गुणा भाग में, अपने फ़ायदे के लिए, कि आज ऐसा हो जाए, ये व्यवस्था हो जाए, आज मैं ये कर लूँगा तो उधर से आ जाएगा पेमेंट, मेरा वहाँ फंसा हुआ है उससे पेमेंट आ जाएगा। जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर कोई स्टूडेंट्स होते हैं तो वो ये सोचते हैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। एक ऐसी कोशिश कर पाए हम कि एक ऐसा काम जो आपके द्वारा हुआ हो लेकिन उसमें आपका कोई फ़ायदा ना हो, किसी दूसरे का फ़ायदा हो। 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। वाह सर, लाइक यू स्टार्ट डे विद अ ग्रेटिट्यूड। इट्स ग्रेटिट्यूड सर। ओके सर, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द यूथ, तो सर एक कंसेप्ट बहुत रहता है वर्क लाइफ बैलेंस, जो खतरनाक है इल्यूजन की, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, रेस्ट भी करना है, घूमना भी है। बट सर जब एक लाइफ जो रहती है, फॉर एग्जांपल किसी फील्ड में ले जो अचीवर्स रहते हैं, सो उनकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस होता है? आपकी लाइफ में सर वर्क लाइफ बैलेंस है? वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं है। अभी जैसे सेशंस में लगा रहूँगा, अभी केसेज में लग जाऊँ तो केसेज में, फिर जैसे क्रिकेट शुरू हो जाएगी तो फिर मैं क्रिकेट में ही सोचता रहूँगा, शाम को 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमंस, जो हम किसी के भावनाओं से, स्वयं की भावनाएं, दूसरे की परिस्थितियाँ, स्वयं की परिस्थितियाँ, विचार हमें प्रभावित करते हैं। तो आप जब किसी से मिलते हो, वो अगर आपको प्रभावित करता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग है वो डिस्टर्ब होती है। यू आर नॉट
मशीन, यू आर ह्यूमंस, तो वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो बैलेंस कभी किसी चीज़ का नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि बैलेंस बनाया, वो गलत कहते हैं। बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, जो मिनिमाइज डिस्टर्बेंस हो, मिनिमम डिस्टर्बेंस हो। अगर आप देखेंगे एलन मस्क की लाइफ में, अगर आप देखेंगे बैलेंस, लाइफ बैलेंस, क्या बैलेंस होगा, जो वो खुद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम वीक में 80 घंटे काम करना चाहिए, और मैं 110-115 घंटे काम करता हूँ। तो क्या बैलेंस हो सकता है? आप लाइफ में प्रायोरिटी जिसको देंगे, दूसरी चीज डिस्टर्ब होनी ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर मैं पूरा समय फैमिली को दूंगा तो मेरी वर्किंग डिस्टर्ब होगी, होना है, और अगर मैं वर्किंग में पूरा समय दूंगा तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। इसको अपन मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, इस इरेगुलरिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जब लगता है कि अब परिवार में समय देने का समय है तो वहाँ दे दिया, फिर लगता है कि यहाँ आपको देना है क्योंकि ये टाइम है। जैसे कि अगर आप देखें जी, नौ दुर्गा होते हैं, गणेश विसर्जन होते हैं, नौ दुर्गा में जगह जगह आपके गरबे होते हैं रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। तो आप रात में ड्यूटी भी करते हो, सुबह से फिर ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस भी काम करना है, फिर विसर्जन में आपको रात पर लगना, तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। बट सडनली फिर आप संडे को टाइम निकाल के उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं तो नहीं मानता कि कोई बैलेंस बना पाता है, रेयर लोग बना पाते होंगे, और अगर जो बना पाते हैं तो वाकई उनसे सीखने की जरूरत है। एंड सर, लाइक इस अपन इतने हेक्टिक शेड्यूल की बात कर रहे हैं, तो आपका रोल मॉडल कौन है? लाइक आपने किसी को तो सोचा हो कि लाइक वो दूसरे फील्ड के हो सकते हैं, बट दिस इज द पर्सन आई एडमायर अ लॉट। देखिए, जैसे गुरु होते हैं ना, जैसे गुरु क्या होते हैं, जैसे कि जो आपको सिखाते हैं। अब दुनिया में आपको इतने लोग सिखाते हो, इतने गुरु, तो ऐसे ही आपके रोल मॉडल मेरे कई हैं। जैसे कि क्रिकेट में सनत जयसूर्या था, हिटिंग करता था वो, मुझे हिटिंग पसंद है, एग्रेसिव अप्रोच, उसने क्रिकेट की रेवोल्यूशन लेके आया था। अब तो रिपीटेशन है, कोई कितना भी खेले ओपनिंग में, चाहे जायसवाल मारे, वो रिपीटेशन कर रहे हैं। बट जो स्टार्ट किया था वो सनत जयसूर्या और उमेश कालूतर्रा ने वो स्टार्ट किया था क्रिकेटिंग ट्रेंड, कि आप 10 ओवर स्टार्टिंग में जो 15 ओवर सर्किल के होते थे, आप उसमें ये सोचते थे कि विकेट न गिरे, भले ही रन कम आए, विकेट नहीं गिरेंगे तो आगे मारेंगे। उसने जस्ट इसको रिवर्स कर दिया कि 2 खिलाड़ी सर्किल से बाहर हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तो 15 ओवर में जितने रन आ सकते हैं उतने रन बनाए जाएं। उन्होंने क्रिकेट की डेफिनेशन चेंज कर दी, और आज 400 भी चेजेबल लगते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सनत जयसूर्या। तो एक मुझे वो पसंद है। अगर आप देखेंगे सिंगिंग में मुझे स्टिंग, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, ये मतलब बड़े अच्छे हैं। किशोर, रफ़ी, ये लोग काफ़ी अच्छे हैं। हॉलीवुड एक्टर में लियाम नीशन, मतलब कई फील्ड में कई लोग होते हैं। सर, लास्ट में आपको 2 लाइन के गाना भी आइएगा। बिल्कुल, गाना मैं यूट्यूब पे अच्छा भी आवाज़ वैसे ही कर रहा हूँ, देखा। सो लाइक सर, अभी से अगर अपन में अब सर 15-20 ईयर्स आपको पीछे ले जाइए, एंड तब आप आपके जो यंगर सेल्फ है उसको आप कौन सी स्किल बोलेंगे जो उस समय आपको लगता है कि मैं सीख लेता तो करियर में और ज़्यादा हेल्प मिल सकती है? यूथ को अभी वो स्किल सीखनी चाहिए, जो चीज़ सर आपने उस समय नहीं सीखी। मैं थोड़ा सीरियस कम था, मैं चीज़ों को बड़ा लाइटली लेता था। मुझे लगता है कि व्यक्ति थोड़ा सा ये भी, इसमें भी बैलेंस बनाना होगा कि किन चीज़ों को लाइटली लेना है और किन चीज़ों को गंभीरता से लेना है। हम अगर पूरे गंभीर हो जाएंगे तो गंभीर व्यक्तित्व भी किसी काम के नहीं होते, कि बहुत गंभीर होकर आप एक बोर्डम क्रिएट करते, एक टेंशन का माहौल क्रिएट करते हैं। ज़्यादा गंभीरता चेहरे से दिखाना वो भी एक उचित नहीं होती। एक बैलेंस, और पूरे लाइट है तो लोग आपसे कहते हैं कि आप सुपरफिशियल है, ये तो गंभीर है ही नहीं। तो बेसिकली एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। मैंने थोड़ा चीज़ों को बड़ा लाइटली लिया, तो एक ये मेरी मान सकता हूँ कि मुझे सीरियस होने की ज़रूरत थी, डिसीजन वहाँ सीरियसली लेना था, वहाँ मैंने गंभीरता से नहीं लिया, लाइटली लिया। जहाँ मुझे लाइटली लेना था वहाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सोच लिया। तो मेरे ख्याल से बैलेंस होना चाहिए, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई मीन इट्स अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट। आपको कैसे पता चलेगा किस चीज़ में आपको, पर मुझे लगता है कि जीवन के जो बड़े डिसीजंस होते हैं उनको थोड़ा सोच समझ के गंभीरता से लेना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। और जो चीज़ मेरे अंदर थी, जिसको मैं पसंद करता हूँ, वो थी किलिंग इंस्टिंक्ट। मतलब मुझे किलिंग इंस्टिंक्ट थी मेरे अंदर कि मुझे ये करना है चाहे किसी भी कीमत पर। फॉर एग्जांपल, प्रोफेशनल था मैं, तो एक मर्डर हुआ, डेड बॉडी मिली, अननोन डेड बॉडी थी, तो कोई था नहीं, उसका पोस्टमार्टम कर दिया और उसको बरी कर देते हैं, क्योंकि जलाते नहीं जब तक कोई वारिस नहीं है। तो उस समय तो जो सीनियर ऑफिसर थे, एसपी साहब, आईजी साहब आए, आई साहब का इंस्पेक्शन था, उन्होंने बोला ओके अननोन बॉडी थी, ओके तो उसके तुमने फिंगरप्रिंट वगैरह लिए? मैंने कहा सर नहीं। क्या किया तुमने? ये किया, फिंगरप्रिंट लेने चाहिए अननोन व्यक्ति के। मैंने कहा सर अब अननोन नहीं रह दूंगा इसको, अब मैं ट्रेस करूंगा। और विद इन 3 days मैंने वो आइडेंटिफाइड कर लिया, मर्डर तक पहुंच भी गया। Okay. तो बेसिकली
या आप चीज़ें सेट करो या चीज़ों को फॉलो करो, बात एक ही है। तो मुझसे गलती हो गई थी, पर वो गलती तब होती जब वो अननोन रहता हो। इट वाज द मिस्टेक बट इट वाज नॉट अ मिस्टेक इन द एंड। अल्टीमेटली मैंने उसको आइडेंटिफाइड कर लिया। किलिंग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए आपके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, एक सिचुएशन बताता हूँ, टेंस सिचुएशन जबलपुर की थी और मिलोनीगंज चौराहे पर बहुत टेंशन था, लोग थे, फोर्स बहुत कम था। उमती चौराहे की बात है ये, उमती चौराहा काफ़ी कम्युनल सेंसिटिव है। तो कुछ काफ़ी पुलिस वाले, मतलब इतना ज़बरदस्त एक कम्युनल टेंशन हो रहा था, काफ़ी पुलिस वाले भाग गए थे। तो मेरे साथ 4 आदमी थे जो मेरे साथ चलते थे हमेशा। तो उन्होंने कि सर चलें, मैंने कहा एक चांस लेते हैं। और मैंने एक जो स्टिक होती है, एक फ़ोटो भी आया था, वो काफ़ी आपको दिखाई देगा, वो फोटो पेपर में भी आया था। और तुमने कहा सिर्फ तुम मेरे पीछे दौड़ो। और मैंने वो लाठी ली और मैं दौड़ता चला गया भीड़ को मारते हुए। और भीड़ की एक साइकोलॉजी होती है, 4 लट पड़े जब और मैं, तो जैसे ही वो उधर पलटे तो पूरी भीड़ उधर ही भागती रही। तो बेसिकली आपको उस समय डिसीजन लेना था, या तो भीड़ गिर के आपको मार देती या आप कर सकते, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि वी हैव टू गो। तो वो चारों दौड़े, तो भीड़ को ऐसा लगा कुछ प्लानिंग से आए हैं, हम कुछ करेंगे तो ये फायरिंग कर देंगे। बट हमेशा कहीं ना कहीं चीज़ें, 2 ही चीज़ें होती हैं, तो वो सक्सेस रही। तो बेसिकली मैं ये सोचता हूँ कि चीज़ें अगर हम ठान लें कोई भी काम, तो काफ़ी हम उससे क्लोज होते हैं। ट्रू सर। एंड लाइक सर, अभी अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, बट ऑडियंस में अभी तक में जिसके मन में जो क्वेश्चन हो, आप सब बिल्कुल पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं सर। अभी सर जैसे डिस्कस कर रहे थे कुछ केसेस के बारे में, क्या बता सकते हैं सर? वो केसेस अपन बता सकते हैं जो अपन ने कहा? हाँ बिल्कुल, क्या बताए, कौन से केसेस? 2011 या कुछ डिस्कस हो रहा था ना सर, 2011 में जो केस हुआ था। हाँ, वो केस होते एक ऐसे ही जस्ट इट वाज जस्ट ए ग्लिम्स बेसिकली। वो एक अभियान चलाया गया था कि जिस जो क्रिमिनल्स थे बेसिकली, जिनका जिस एरिया में प्रभुत्व है, उसी एरिया में उनको थोड़ा सा उनके प्रभुत्व को ख़त्म करना, उनके डर को ख़त्म करना। तो वो एक अभियान चला था जो पूरे प्रदेश में चलाया गया था। उस तरह के तो अभियान चलते रहते हैं पुलिस में। थाने की वर्किंग नहीं पता, जब आप वर्किंग नहीं पता तो कोई व्यक्ति आके आपसे कह रहा है यू आर डिजिटली अरेस्ट, आप मोबाइल को बंद नहीं करेंगे क्योंकि हम सीबीआई बोल रहे हैं, तो आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि आपको जब रियलिटी नहीं पता है तो फिर आपको जो दिखाया जा रहा है वो रियलिटी लग रही है आपको। इसी तरह आपको डिजिटल अरेस्ट के मामले या फिर फ़ोन करके धमकाया जाता है, आपका लड़का ड्रग के केस में 3 लड़कों के साथ पकड़ा गया है, अगर आप चाहते हैं, मैं एसपी बोल रहा हूँ, तो आपको जो दिखाई दे रहा है वही सत्य लग रहा है, क्योंकि आप उस प्रक्रिया में नहीं जाते हैं। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि थाने कौन जाएगा, अरे इससे अच्छा जाने दो, अब रिपोर्ट भी लिखाएं और फिर कोर्ट में भी जाएं। बट दिस इज द प्रोसेस, और ये प्रोसेस एज ए सिटीजन ऑफ आवर सोसाइटी, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। पुलिस एक फैसिलिटी के लिए आपको एक सहयोग के लिए पुलिस एक व्यवस्था है। जो क्राइम होते हैं उसकी रिपोर्टिंग की प्रोसीजर है, क्योंकि आपको हर क्राइम का रिपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी बच्ची को कोई लड़का देखता है, स्कूल से जाती है, कोई लड़का देख रहा है उसको, तो उसने इग्नोर किया और ऐसे बोल दिया बेकार लड़के हैं ये। फिर उसने देखने के बाद फिर उसने कमेंट करना शुरू कर दिया, तो उसने रोड बदल दिया, तब भी वो कहीं जाके कमेंट करता रहा, उसने कि बहुत गंदे लड़के हैं। और फिर तीसरे दिन उसको, फिर सेकंड स्टेज आती है कि उसको छेड़छाड़ की। फिर उसके बाद छेड़छाड़ मतलब क्या, फिर कोई भी घटना हो सकती है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू रिपोर्ट। हमें इमीडिएटली अगर हमारे साथ कोई भी क्राइम होता है उसको रिपोर्ट करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मैं जाऊँगा थाने में, हो सकता है भीड़ हो, 1 घंटे खड़ा रहूँ, 2 घंटे खड़ा रहूँ, और फिर उसके बाद हो सकता है बात करने का तरीका उसको जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वैसा ना हो। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि पुलिस में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है, लोग काफ़ी अच्छे से बात भी करते हैं। क्योंकि वो क्या होता है कि कई कंप्लेंट्स आते हैं 20-25 के बाद वो इरिटेट होने लगते हैं। बट अगेन मैं कहना चाहूँगा कि अभी काफ़ी चेंजेज है और हमें हमेशा रिपोर्ट करना चाहिए, और रिपोर्ट के ग्रीवेंसेज भी हैं और सॉल्यूशंस भी होते हैं। मैं आपको बताऊँ, साइबर क्राइम में जो NCRP का रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in 1, दूसरा 1930, और तीसरा इंदौर जो क्राइम ब्रांच है उसकी साइबर हेल्पलाइन नंबर है। जो इंदौर में अगर कोई क्राइम होता है तो साइबर का 7049124445। ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें मैं आपको बताऊँ जैसे रिपोर्ट करने का क्या फ़ायदा है। ये बेसिकली जैसे आप रिपोर्ट करते हो, 1 बजे आपने रिपोर्ट की, 1:30 बजे तक रिपोर्ट हो गई। आप ऑनलाइन रिपोर्टल पे मतलब घर बैठे बैठे रिपोर्ट कर सकते हो। आप 1930 पे फ़ोन करके रिपोर्ट कर सकते हो। 1:30 बजे तक आपने रिपोर्ट की, 2 बजे तक हम वो सारे अकाउंट्स होल्ड या फ्रीज करा देंगे जिनमें कि आपकी ऑलरेडी बैकअप रहता है उनका, जिनमें कि आपके पैसे गए। 2023 में
विक्टिम्स के 4,32,00,000 रुपए वापस कराए गए हैं और इस सितंबर तक 7 करोड़ से ऊपर 7 करोड़ से ज़्यादा पैसा विक्टिम्स का वापस कराया जा चुका है। तो मैं हमेशा कहूँगा, चाहे वो फाइनेंशियल साइबर क्राइम हो या फिर कोई भी ब्लैकमेलिंग वाला भी क्राइम हो, हमेशा रिपोर्ट करना चाहिए। हमें अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, हम सोचते हैं क्या करें, हम डरते रहते हैं। अगर आपने डर ख़त्म कर दिया और सीधे रिपोर्ट कर दी तो ब्लैकमेलर का डर शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस है कौन किस पर डोमिनेंट होता है। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप रिसेसिव हो गए, तो वो आपके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। तो दैट इज द केस, ऑलवेज रिपोर्ट। सर एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जैसे बिहार यूपी में नॉर्मली जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं वो वहीं पे ओरिजिनेट होते हैं, वैसे ही इंदौर इज नोन फॉर हब ऑफ जो ये स्टॉक मार्केट एडवाइजरी के जो फ्रॉड्स होते हैं पूरे इंडिया में इंदौर बदनाम हो गया है सर। इसको एक हमें रिवैम्प करने की जरूरत है। इंदौर इज क्लीन सिटी, तो इसके लिए सर क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि झारखंड से साइबर क्राइम हो रहे हैं या फिर बिहार से हो रहे हैं। हो सकता है पटना के व्यक्ति से इंदौर का व्यक्ति साइबर फ्रॉड कर रहा हो। बेसिकली ये लोग दूसरी स्टेट में करते हैं, जिससे कि रिपोर्ट वहाँ होगी, पकड़े नहीं जाएंगे। एक बड़ा रोल है। झारखंड के व्यक्ति इंदौर वाले से कर रहा होगा, इंदौर वाला जम्मू कश्मीर वाले के साथ कर रहा होगा, मुंबई वाले के साथ कर रहा होगा, मुंबई वाला एमपी वाले के साथ कर रहा होगा। तो सभी जगह इस तरह के क्राइम है। इनिशियली अभी 2 साल पहले 35 हॉट स्पॉट्स ऑल ओवर इंडिया में आइडेंटिफाइड किए थे, जिसमें जमतारा जैसे कई हो गए हैं, उससे भी बड़े हो गए हैं। और अभी 50 लगभग हॉट स्पॉट्स हो गए हैं। एडवाइजरी का जहाँ तक सवाल है, मैं 100% मानता हूँ उस बात को कि इंदौर में एडवाइजरी ज़्यादा है। जो स्टॉक मार्केट में अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर से ये लोग करने लगे हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। इस पर न केवल सेबी और जो नोडल एजेंसियाँ हैं उनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंदौर पहले अब तक 2020 में मेरी पोस्टिंग थी। अगर आप उस समय के पेपर उठाएंगे तो मैंने एक साथ रेड डाली थी एडवाइजरियों पे, सब पर रेड डाली थी। 17 कंपनियों पर कार्रवाई हुई थी 2020 में। पेपर भी काफ़ी बड़े थे, काफ़ी बंद हुई थी। तो सारी कंपनियाँ भागकर इधर उधर शिफ्ट हो गई थी। देवास चली गई थी, इधर नासिक चली गई थी, इधर उज्जैन भाग गई थी, इंदौर छोड़ के। लेकिन वो धीमे धीमे फिर आ गई। तो लगातार रेगुलर बेसिस पर इन पर काम करने की ज़रूरत है और जो कंप्लेंट्स आती है उनको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इवन पुणे वाला भी ईमेल पर कंप्लेंट करता है कि इंदौर की साइबर फ्रॉड जिन्हें किया है, तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। ओके सर, आप कुछ जो थे सुसाइड वाले केसेस बता रहे थे कि साइबर क्राइम लीड्स टू सुसाइड, तो इसमें क्या इमोशनल इंटेलिजेंस का भी, जैसे आप तो अवेयरनेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप सबको साइबर क्राइम के बारे में बता रहे हैं, प्रोसेस को इजी आउट कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे आप इन चीजों के बारे में बता रहे हो, अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम फैल रही है। बट इसका जो बैक इफेक्ट आ रहा है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत मेंटल स्ट्रेस में आ रहे हैं। सुसाइड भी एक्सट्रीम केस होता है, मतलब वो तो कुछ है, बट जो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, कुछ समय के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं स्टूडेंट से जुड़ा हूं, बहुत बार कुछ समय के लिए अपना पूरा करियर डाइवर्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर, चाहे वो गेमिंग ऐप के थ्रू क्राइम हुआ हो या अपना फाइनेंशियल क्राइम हो या जो अपन ने आजकल जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो क्राइम। तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस जो बच्चों में नहीं है या बहुत बार बुजुर्गों में नहीं है, जो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, क्या उसके लिए भी कोई हेल्प चीज होनी चाहिए? देखिए, अगर सिस्टम की बात बताऊं तो क्राइम ब्रांच में एक संजीवनी है। जो लोग सुसाइड का विचार आता है तो उसमें नंबर भी है संजीवनी में। उसका जो नंबर है, नंबर के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति हमारी रिपोर्ट भी करता है, फ़ोन भी करता है, तो तुरंत अपनी टीम जाती है। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, तो वो लोग उनको काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग करके बताते हैं। बट मेरा ये मानना है कि वो समय आ गया है, डिजिटल लाइफ का समय है। बच्चा कमरे में डिजिटल वर्ल्ड में खोया हुआ है। पेरेंट्स अब बहुत ज़्यादा, एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, इससे आप और समझ पाएंगे कि पहले दूर बैठे हुए व्यक्ति जो था, मतलब दूर बैठा तो दूर ही था, तो आज इस टेक्नोलॉजी ने दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी हमारे पास कर दिया है। अगर आप अमेरिका में हैं, आपके पेरेंट्स यहाँ हैं, तो वीडियो कॉल करेंगे और बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। तो आज इस टेक्नोलॉजी ने दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी हमारे पास ला दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बैठे हुए व्यक्ति को काफ़ी दूर कर दिया है। इस टेक्नोलॉजी से अगर आप समझें तो पास बैठे हुए व्यक्ति को दूर कर दिया है। अगर एक घर की स्थिति बताऊं मैं, बेड पे लड़का बैठा हुआ है, वो लगा हुआ है, सोफे पे मम्मी हैं, वो अपने व्हाट्सएप पे कर रही हैं, और वो सिस्टर है, वो अपने अलग बैठी हुई है, एक कमरे में है, बट वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो पास बैठे हुए व्यक्ति को भी टेक्नोलॉजी दूर कर दिया है। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस की आपने बात की, मेरे ख्याल से अब वो समय आ चुका है कि अब फ्रेंडली हों पेरेंट्स, गार्जियन, टीचर्स। अब वो एक डिसिप्लिन तो हो, वो गंभीरता हो उस रिलेशन की, लेकिन फ्रेंडली हो। फ्रेंडली होंगे तो बच्चा अपनी बात को कह पाएगा। तो इतना इमोशनल इंटेलिजेंस आप लोगों में होना ही चाहिए। ये जो कंसेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ये इसीलिए आया है क्योंकि
लोग समझ नहीं पाते हैं। और सुसाइड क्या होता है, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मैं जिस प्रॉब्लम में जितना सोच पर सब पाता हूँ, जो सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है वो सॉल्यूशन नहीं है, तो अल्टीमेटली जितनी मेरी क्षमता है सॉल्यूशन सोचने की, जब वो खत्म होती है तो मैं सुसाइड करता हूँ। पर मैं जितना जानता हूँ उतना ही सॉल्यूशन मैं सोच पाऊंगा। पर जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो 4 लोग बैठे हुए, उनको मालूम है यस अरे सिंपल, इसमें ये करो, हैक हुआ व्हाट्सअप, इसको ऐसे करो, कुछ नहीं, ब्लैकमेल कर रहा है, अभी इसकी ऐसी रिपोर्ट लिखा भी करते हैं, IP एड्रेस उठा के लाए, FI रजिस्टर्ड। तो ये प्रॉब्लम है। तो उस व्यक्ति को ये बताना होगा कि जीवन आगे भी है, उसकी जो बंद हो जाता है उसको खोलना होगा। वो खोलेंगे तभी जब हम फ्रेंड्स बनेंगे, क्योंकि जब तक शेयरिंग नहीं होगी, हम फ्रेंड्स नहीं होंगे, जब तक मुझ में ये हिम्मत नहीं आएगी अपनी बात कहने की। अगर मुझे विश्वास हो जाए कि मेरी बात सुनी जाएगी, अगर ये विश्वास हो जाए कि मेरी बात को बाद में मजाक के रूप में नहीं लिया जाएगा, आज तो मैंने इमोशनली बता दी, 2 दिन बाद बोलेंगे कि पंडित जी निपट गए, पंडित जी का वीडियो ही बन गया सेक्स टॉर्चर में। तो अगर इस तरह के आएंगे तो मैं घबराऊंगा, डरूंगा, कमेंट्स, तो मैं बचूंगा इन सब चीज़ों से। तो निश्चित रूप से अब वो समय आ चुका है कि कहीं ना कहीं हमें फ्रेंडली रिलेशन बनाने होंगे। अब हम किसी से ये नहीं कह सकते कि मोबाइल का यूज मत करो, सोशल मीडिया का यूज मत करो। अब हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को सोशल मीडिया का जो टाइमिंग है उसको सेट कर दें, टाइमर सेट कर दें, आधा घंटा टाइमर सेट, बंद, चलो स्टडी। तो ये अब कर सकते हैं। अब हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बल्कि इसके साथ कैसे सामंजस्य, इस युग में कैसे सामंजस्य बिठाएं, विचारों का, टेक्नोलॉजी का, ह्यूमन वैल्यूज़ का इस समय काम करने की जरूरत है। बिकॉज इट इज ए ट्रांजिशन फेज both for the technology and both for the humans for humans, because AI is taking the place of humans. जो हम सोचते थे, जो आप हमें बोलते थे कि आपको टीचर्स बोलते थे कल ये लिख के लाना है, इस पे ऐसे हम सोच रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, दादी से पूछ रहे हैं, किसी दूसरे टीचर से पूछ रहे हैं, दोस्त से पूछ रहे हैं, अब किसी से नहीं पूछना। चैट जीपीटी 2 मिनट ये ऐसे लिख के आ गया। अब चैट जीपीटी जैसा ही फ्रॉड जीपीटी है। फ्रॉड जीपीटी क्या होता है, आपके पास किसी भी व्यक्ति की, सपोज मेरे पास आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल है, आपकी एज है, आपका एड्रेस नहीं है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है मेरे पास, मैं फ्रॉड जीपीटी में डालूंगा, डार्क वेब पे मिलेगी आपको, फ्रॉड जीपीटी में डालूंगा, तो फ्रॉड जीपीटी आपको बता देगा कि इस इन्फॉर्मेशन में कितने टाइप के फ्रॉड आप कर सकते हो इनके साथ। सो लाइफ इज लाइक दैट बेसिकली। तो आप कहाँ हो आपको पता ही नहीं है अभी। एंड सर डार्क वेब के बारे में आप थोड़ा बताइए क्या है एग्जैक्टली, जिसको अगर नहीं पता है। डार्क वेब इज एनोनिमस। अगर मैं आपसे कहूँ आप चले जाओ, आपको उससे बदला लेना ना, आप बिल्कुल बदला ले लो, आज फ्री हो, आप पे कोई केस नहीं लगेगा, तो आप जाके उसको ठोक दोगे। सेम विद द डार्क वेब, एनोनिमस। आपका IP एड्रेस, ओनियन लिंक, 1 सेकंड में IP एड्रेस चेंज, आप कैसे पकड़ोगे उसको। सो दैट इज द केस। अगर भीड़ को ये बता दिया जाए कि पुलिस व्यवस्था नहीं है, आप तुम फ्री हो, जो करना चाहो कर सकते हो, तो करेगी भीड़, लोग करेंगे। लोगों के अंदर दबी हुई इच्छाएं हैं, जो जिन लोगों में क्रिमिनल टेंडेंसी है, मौका मिल जाए तो मैं इसको देख लूँ, तो इट्स एनोनिमस डार्क वेब। अब आपको बताता हूँ एक बढ़िया एग्जांपल, आप सुनेंगे। 2022 में एक रेड डाली FBI और ऑस्ट्रेलिया की जॉइंट ऑपरेशन था, पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर्स रिकवर किए थे, वेपन्स रिकवर किए, ड्रग्स रिकवर किया गया। 8 to 10 कंट्रीज में ये ऑपरेशन चला, डार्क वेब का ऑपरेशन था, डार्क वेब, ओके। और एक एनम ऐप के जरिए इन लोगों ने रेड डाली। सारे जो ऐप थे वो कहीं ना कहीं एक्सेस मिल रहे थे। तो जो क्रिमिनल था फेसबुक का, फेसबुक गैंगस्टर, वो ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है, उसको पकड़ा। फिर 2 साल बाद रेड डाली और बहुत लोग पकड़े गए, मतलब 800 क्रिमिनल्स पकड़े गए डार्क वेब के, जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, जो मर्डर की स्टोरियां बन रही थी, वेपन्स मिले थे, 400 वेपन्स रिकवर हुए, बहुत गाड़ियां महंगी महंगी रिकवर हुई, डॉलर्स रिकवर हुए। मालूम है क्यों? क्योंकि वो एनम ऐप जो था, जो क्रिमिनल्स यूज कर रहे थे, वो FBI ने बनाया था। वाह। और फेसबुक गैंगस्टर जो था, उसका उपयोग किया गया कि उसकी वैल्यू थी डार्क वेब में, वो क्रिमिनल है, उसकी ऑथेंटिसिटी थी, तो उसने उस ऐप को यूज किया कि दिस इज एनक्रिप्टेड, ये कहीं ट्रेस। एक्चुअली में आप उस चीज़ की तरफ तुरंत प्रभावित होते हो जब ये बताया जाता है इट्स एनक्रिप्टेड, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब ये बिल्कुल एनोनिमस है।
आपका डाटा कहीं लीक नहीं होगा। व्हाट्सअप क्या करता है, क्यों पॉपुलर व्हाट्सअप आया, एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। आप हमेशा के सीक्रेट के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो सीक्रेट तो क्रिमिनल्स उसको यूज करने लगे और 2 साल में ये सफल रेड हुई। सो मतलब क्रिमिनल्स जैसा सोचते हैं, थोड़ा बहुत पुलिस भी सोचती है। सर इसी क्वेश्चन का आंसर होगा कि डार्क वेब है, तो जैसे आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि पहले यूथ यूज करेगा या पहले क्रिमिनल यूज करेंगे, तो जो भी आपने आंसर दे दिया उस चीज का कि उनके जैसा आपने सोच लिया, तो उन सबको ये सब बिगेस्ट ऑपरेशन है अभी तक का, मतलब डार्क वेब का। मतलब सर जो सीक्रेट है वो जब तक इधर है तब तक ही सीक्रेट है। ह्यूमन ही रहेंगे देखिए। लेकिन फिर भी आप देखें एआई के भी, अभी आप देखोगे तो एआई के भी काफ़ी कुछ एरर्स अब काफ़ी कुछ आ रहे हैं। जो लेटेस्ट वर्जन अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जो चैट जीपीटी का जो अगर आप देखेंगे तो चैट जीपीटी में कुछ एरर अभी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो सब चीज़ें चलती रहेंगी, पर ह्यूमन इज ऑलवेज एट द टॉप। आपसे इस टेक्नोलॉजी के टाइम में बुक्स आप पढ़ते हैं सर? बुक्स रीडिंग आप करते हैं? बट पढ़ना चाहिए, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ पर पढ़ना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप नहीं कर पाते लेकिन हमेशा दूसरों को बोलते हैं, वैसी ही। कि अब सर खुद के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 मिस्टेक्स, अभी अपने सब ग्लोरियस साइड बताया, पर 3 मिस्टेक जो आप ऑब्जर्व करते हैं जो हर यूथ कर रहा है, तो क्या होगी? सबसे पहली मिस्टेक जो यूथ कर रहा है, जो आजकल जो मुझे समझ में आ रहा है, साइबर फ्रॉड में भी साइबर फ्रॉड एक पार्ट है, इजी मनी। इजी मनी, उसको ऐसा लगता है कि इजी मनी ली जा सकती है, पर मैं आपको बताऊं देयर इज नो एनी रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क। देयर इज नो एनी रिप्लेसमेंट। तो आज का यूथ जो इजी मनी के पीछे भाग रहा है, वो पहली बात गलत, मतलब पहला मुझे लगता है जो मिस्टेक है, इट्स माई ओपिनियन ओनली, और सबकी डिफरेंट होती है। मतलब मैं अगर देखूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है पहला। दूसरा, स्मार्ट वर्क के नाम पर उसने जो बेसिक हार्ड वर्क को छोड़ा हुआ है। मतलब मैं मानता हूँ दिस इज ए स्मार्टफोन का युग है, स्मार्ट वर्ल्ड है, डेफिनेटली यू हैव टू बी स्मार्ट, तो स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। बट स्मार्ट वर्क के चक्कर में वो हार्ड वर्क को भूल रहा है। वो ये सोचता है इट्स नॉट माई जॉब, आई एम ए स्मार्ट वर्कर, तो मैं स्मार्ट तरीके से इसको करूँगा। तो डू योर स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क, सेकेंड मैं ये कहना चाहूँगा। और थर्ड, मेरा ये मानना है यूथ के लिए कि राइट टाइम पर राइट वर्क होना चाहिए। जैसे मेरा छात्र जीवन है, अभी स्टूडेंट लाइफ है, तो स्टूडेंट लाइफ में मेरा फोकस होना चाहिए मेरा कैरियर। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। पुराने ज़माने में आश्रम होते थे, राजा महाराजा कितने ही बड़े होते थे, भले ही एक पुत्र है, पर 6 या 7 साल का, 5 साल का हो जाता था, उसको आश्रम भेजते थे 10 साल 15 साल के लिए। आश्रम व्यवस्था में चाहे इकलौता ही पुत्र क्यों ना हो, क्योंकि उनके पास क्या चीज़ की कमी है, उनके पास पैसा है, उनके पास लोग हैं, सब कुछ है उनके पास। उनको सिर्फ एक आदमी बस ये कैपेबल, योग्य हो जाए, फिर राज कर पाएगा। तो वो योग्यता इज मिसिंग। लोग एक ही समय में सारे काम कर रहे हैं, अरे माय बर्थडे एंजॉय करना चाहिए, ये करना चाहिए। एलन मस्क जो अगर आप उसको पढ़ेंगे, एलन मस्क की एक बात थी, उसने बोला कि लोग पार्टी करते हैं, ये करते हैं, फिर EMI भी बन जाती है उनकी होटल की, क्योंकि पार्टी थोड़ी सी महंगी चली गई, और लोग वो करते हैं, रात में करते हैं, सुबह पेट खराब है, कुछ एसिडिटी हो रही है, और ये सब करते रहते हैं। और मैं अपना बर्थडे कैसे मनाता हूँ, तो उसने बताया था एलन मस्क ने कि मैं अपना बर्थडे उस दिन सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ, क्योंकि मेरा जो गोल्स ही, मेरे अचीवमेंट्स ही मेरा सेलिब्रेशन है। तो बेसिकली सेलिब्रेशन एट द राइट टाइम। आई मस्ट से कि अभी स्टूडेंट लाइफ है, तो स्टूडेंट लाइफ में फोकस ऑन योर कैरियर होना चाहिए। वो टाइम भी आएगा जब आप जैसी करियर मिलता है फिर आप पार्टियां करते हो, दैट इज फाइन, इट इज़ द पार्ट ऑफ। बट छात्र जीवन में पार्टियां नहीं जुड़ी हैं। छात्र जीवन एक अलग है। छात्र जीवन के बाद का जो जीवन आता है, जब आप बालिग एडल्ट भी हो जाते हैं, आपको राइट मिल जाता है कि आप अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हैं, तब आप अपने डिसीजंस लें। बट जहाँ तक स्टूडेंट लाइफ का प्रश्न है, तो स्टूडेंट लाइफ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, यू हैव टू फॉलो, क्योंकि अगर आप उनको फॉलो करेंगे, जिस तरह 2 फ्रेंड्स अगर एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं हो तो वो रिलेशन नहीं चलेगा। 2 बिजनेसमैन पार्टनरशिप को लेके अगर लॉयल नहीं होंगे तो वो रिलेशन नहीं चलेगा। अगर एक स्टूडेंट अपनी स्टडी के प्रति लॉयल नहीं होगा तो वो रिलेशन भी नहीं चलेगा, वो करियर को अचीव नहीं कर पाएगा। एंड सर लास्ट क्वेश्चन, आज तक की सर आपकी कोई फेवरेट मूवी या फेवरेट लाइन जिसने आपको अभी तक मोटिवेट करा है? क्योंकि हर बार कुछ चीज़ें रहती हैं तो सब बहुत सी है, लेकिन अभी एक तुरंत मुझे ध्यान में आ गई है। फिल्म का नाम मैं जस्ट भूल रहा हूँ। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो 23 साल का था, इनटू द वाइल्ड। इनटू द वाइल्ड में एक सेंटेंस है, जब वो जहरीली पत्तियाँ खा लेता है, उसको पता नहीं होता, तो मर रहा होता है,
तो वो लिखता है, वो उसका कैमरा मिलता है और लिखी हुई डायरी मिलती है, उसमें एक शब्द लिखा था, तो वो मैं जरूर कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, बड़ा प्रभावित किया था। मैं 2 बताऊँगा, एक इसका और एक सिंड्रेलिस्ट। तो इसमें उसने ये लाइन लिखी थी जो मुझे बड़ी प्रभावित की, हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। ये उसने इसलिए लिखी, उसको लगा मैं जंगल में जाऊंगा, अकेला रहूंगा, लेकिन उसने वहाँ रियलाइज किया 23 ईयर में ही वो एक्सपायर हो गया था। मतलब 118 दिन, 118 डे रहा था। हैप्पीनेस इज रियल ओनली व्हेन शेयर्ड। तो उसने अपने जीवन का ये मर्म निकाला कि मैं अकेलेपन के लिए भागता रहा, फिर वो अपने पेरेंट्स को याद करता है, भाई को याद करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, रियल स्टोरी थी। तो हैप्पीनेस इज रियल ओनली व्हेन शेयर्ड। यस सर। एक बात मैं हमेशा कहना चाहूँगा, तो ये मुझे अच्छी लगी। दूसरा सिंड्रेला लिस्ट की एक बात थी। सिंड्रेला लिस्ट मूवी अगर आपने देखी हो, लियाम नीशन उसमें था। सिंड्रेला लिस्ट जो मूवी है वो बेस्ड है, ऑस्कर सिंड्लर थे जो एक नाजी थे हिटलर के समय में और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो ये फिल्म 7 ऑस्कर अवार्ड है, मे बी 8, 7 मुझे ध्यान है। 92-93 की मूवी है, हॉलीवुड मूवी। इस मूवी में लियाम नीशन ने रोल किया है। तो क्या होता है, ये रियल स्टोरी थी। ऑस्कर सिंड्लर एक व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है जर्मनी का। हिटलर उस समय नाजियों का था, यहूदी को वो या तो मार रहे थे या डिपोर्ट कर रहे थे। तो फिर सिंडलर गया हिटलर के पास कि मेरी इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, मेरी जो लेबर्स है वो जीव हैं, मैं तो काम ही नहीं कर पाऊँगा। तो फिर हिटलर के जो ब्याह पे जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, आप क्या हम वो व्यक्ति छोड़ देंगे, आप एक लिस्ट बनाइए किन किन व्यक्तियों को आपको लेबर है, लेबर की आप लिस्ट बनाइए, उन व्यक्तियों को हम छोड़ देंगे, उसका आपको पैसा जमा करना होगा। तो वो लिस्ट बनाता है, तो फिल्म का नाम होता है सिंडलर लिस्ट। वो लिस्ट बनाता है पूरी। वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लिस्ट वो इतना इमोशनल होता चला जाता है, फिर वो अपना सारी फैक्ट्रियाँ बेच देता है, लिस्ट बढ़ती चली जाती है और लोगों को बचाता चला जाता है। जैसे हिटलर को पता पड़ता है, नाजी पता पड़ता है, तो फिर वो उसके पीछे पड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए। जीव इकट्ठे होते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। तब फिर वो बात कहता है जो बड़ी मुझे हमेशा प्रभावित करती है। जैसे ही बाहर निकलता है, सब उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं, तो फिर वो रोते हुए बोलता है, ये एक पेन, इसकी भी कॉस्ट थी जिसको मैं 2 व्यक्तियों का जीवन बचा सकता था। और ये कार, केवल 2 ही चीज़ें बची थी, एक पेन था उसके पास, बाकी घर वर सब चला गया था। ये कार, इस कार से भी मैं 10 व्यक्तियों की जीवन बचा सकता था। वो रोता है। तब फिर उसमें ज्यूज, जो सीनियर ज्यूज होता है, जो उसका अकाउंटेंट, तब फिर उसको बोलता है कि सर आप निराश ना हो, आपने वो काम किया है मानवता के लिए जो कोई नहीं कर सकता, और आप 2 को बचा पाते 10 आपने, इतने ये सब आप ही के तो लोग हैं। हमारे ज्यूज में एक कहावत है, अगर आपने किसी एक व्यक्ति को बचाया है तो आपने पूरे ब्रह्मांड को बचाया है। वाह। तो ये बात कह के लियाम नीशन वहाँ से चला जाता है। ये जितने भी जो लोग जो बचाए थे, उन्होंने एक वो जगह बनाई थी, टाउनशिप जगह थी, एरिया सिंडलर जो के नाम से। तो वो बात मुझे हमेशा याद आती है। लोग बोलते हैं मैं इसकी मदद भी कर दूं, पर ऐसे 20 लोग हैं। नहीं, एक व्यक्ति की मदद अगर आपने कर दी, पूरे ब्रह्मांड की कर दी। तो हमेशा इस एटीट्यूड के साथ हमें किसी की मदद करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, गिविंग प्रीशियस टाइम। एंड गाइस, आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली होगी। विल ट्राई टू गिव ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्किंग एंड ऑल दिस थिंग इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। जय माता दी।